सभी को सुप्रभात। परम आदरणीय विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, आदरणीय विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्यगण, आदरणीय प्राचार्य महोदया जी, विद्वान शिक्षकगण, माननीय अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, मैं विशाल सिंह, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल चांदीनगर से आज 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के ऑनलाइन आयोजन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा देश इस कोरोना काल के कठिन समय से गुजर रहा है। इसी कारण पूरे भारत में सभी विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय बंद हैं। सभी जगह विद्यार्थी आप ही की तरह ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इस समय विद्यालय आना संभव नहीं है। इसी कारण हमने राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन ऑनलाइन किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस का क्या महत्व है और साथ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इतने महान खिलाड़ी कैसे बने, उनके जीवन से कुछ जुड़े रोचक तथ्य आपको बताऊंगा। 1956 में ध्यानचंद जी को भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। मेजर ध्यानचंद के अचीवमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने 2012 में ध्यानचंद के जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने का ऐलान किया था। तब से हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार आदि उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने देश को अपने खेल से, अपनी सेवा से गौरवान्वित किया है। साथ ही उन कोचेस को जिन्होंने ऐसे दिग्गज खिलाड़ी तैयार किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन गुरुओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इस विशेष दिन पर विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी विभिन्न खेलों जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी आदि में भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज ही के दिन राष्ट्रपति जी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन निम्नलिखित खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसी तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार इन निम्नलिखित कोचेस को दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जिन्होंने खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, निम्नलिखित खिलाड़ियों को आज ही के दिन राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार भी उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद जी भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1928 का एम्बर्सडन ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक। मेजर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को अपने शानदार बॉल कंट्रोल के लिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल के जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। जब वो मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चुपक सी जाती थी। ध्यानचंद जी का जन्म प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनकी माता जी का नाम शारदा सिंह और पिताजी का नाम रामेश्वर सिंह था। ध्यानचंद जी के 2 छोटे भाई थे, रूप सिंह और मूल सिंह, जिनमें से रूप सिंह भी हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और उन्होंने सेना के लिए हॉकी खेली थी। ध्यानचंद जी के पिता
आर्मी में थे, इसलिए कई बार उनका स्थानांतरण होता रहता था। इसी कारण पूरे परिवार को अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। स्थानांतरण के कारण ध्यानचंद जी की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाई थी। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए और यहीं से उनकी हॉकी का जादूगर बनने का सफ़र शुरू हुआ था। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। सूबेदार मेजर तिवारी खुद भी हॉकी के खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद उन्हीं की देखरेख में हॉकी सीख रहे थे। अपने कठिन परिश्रम व लगन के बल पर कुछ ही समय में वो दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ी बन गए थे। ध्यानचंद जी रात को चांद की रोशनी में अभ्यास किया करते थे। पहले के समय में रात को खेलने के लिए रोशनी की सुविधा नहीं हुआ करती थी, इसी कारण वो रात को चांद की रोशनी में अभ्यास किया करते थे। इसलिए उनके कोच तिवारी जी ने उनके नाम में चांद लगाया था। तब से ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि तू एक दिन इस चांद की तरह पूरे विश्व में चमकेगा। ध्यानचंद जी की जो काबिलियत थी उसको तौलने के लिए फुटबॉल के खिलाड़ी पेले और क्रिकेट के ब्रैडमैन के समान उनको समझा जाता था। गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चुपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका रहती थी कि कहीं मेजर ध्यानचंद जी जादुई स्टिक से तो नहीं खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़ कर देखी गई थी कि कहीं उसके अंदर कोई चुंबकीय चीज़ तो नहीं लगी हुई है। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चुपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई थी। ध्यानचंद जी की हॉकी की कलाकारी के इतने सारे किस्से हैं जितने शायद ही किसी दूसरे खिलाड़ी के होंगे। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह वाह करते ही थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाया करते थे और गोल खा बैठते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के जिद्दी सम्राट हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी के लिए खेलने के लिए पेशकश कर दी थी कि आप आइए और जर्मनी की तरफ से खेलिए, और उनको सेना में उच्च पद देने का भी वादा किया था। परंतु ध्यानचंद जी ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा था। वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी में ध्यानचंद को 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई और दिखाया कि ध्यानचंद कितने ज़बरदस्त और कितने महान खिलाड़ी थे। विदेश में किसी भारतीय की मूर्ति बनाना, उसका प्रदर्शन करना, आप समझ सकते हैं कि वह कितने बड़े खिलाड़ी रहे होंगे। ओलंपिक खेल की अगर बात करें, 1928 में एम्बर्सडन ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया। इस ओलंपिक में भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई। 17 मई 1928 को ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया। 18 मई को बेल्जियम को 9-0 से, 20 मई को डेनमार्क को 5-0 से, 22 मई को स्विट्ज़रलैंड को 6-0 से तथा 26 मई को फाइनल मैच में हॉलैंड को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया था। फाइनल मैच में ध्यानचंद जी ने 2 गोल दागे थे। कुल 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद जी के थे। लॉस एंजल्स 1932 का ओलंपिक। 1932 में लॉस एंजल्स में हुई ओलंपिक प्रतियोगिता में ध्यानचंद को शामिल कर लिया गया था। ध्यानचंद उस समय सेंटर फॉरवर्ड के रूप में काफ़ी सफलता और शोहरत प्राप्त कर चुके थे। सेना में वह लेंस नायक से नायक बन चुके थे। इस दौर के दौरान भारत ने काफ़ी मैच खेले। इस दौरे में ध्यानचंद ने 262 में से 101 गोल स्वयं किए।
निर्णायक मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। तब एक अमेरिका समाचार पत्र में लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया तूफान थी, उसने अपने वेग से अमेरिका टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया था। इतना अच्छा लिखना एक भारतीय खिलाड़ी के लिए बहुत सम्मान वाली बात है। आगे चलते हैं। बर्लिन ओलंपिक 1936। 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। इस पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मुझे जरा भी आशा नहीं थी कि मुझे कप्तान चुना जाएगा। खैर, उन्होंने अपने इस दायित्व को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। 17 जुलाई के दिन जर्मनी टीम के साथ भारत का एक प्रदर्शनकारी मैच हुआ, यानी कि एक प्रैक्टिस मैच हुआ। यह मैच बर्लिन में खेला गया। इस मैच में भारत 1 गोल से हार गया था। ध्यानचंद जी को यह हार मरते दम तक याद रही थी। जर्मनी टीम की प्रगति देखकर सब आश्चर्यचकित थे। क्यों आश्चर्यचकित थे? क्योंकि इससे पहले जर्मनी को भारत कई बार हरा चुका था। कुछ साथियों ने उस दिन खाना भी नहीं खाया, बहुत से साथी रात में सोए भी नहीं। ध्यानचंद जी खुद परेशान थे कि आखिरकार हम हार कैसे गए। खैर, 5 अगस्त को ओलंपिक का पहला मैच हंगरी के साथ हुआ। भारत ने हंगरी को 4 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में 7 अगस्त को भारतीय टीम ने जापान को 9-0 से हराया। उसके बाद 12 अगस्त को फ्रांस को 10 गोलों से हराया। 15 अगस्त के दिन भारत और जर्मनी का फाइनल मुकाबला था। यह मैच 14 तारीख को होना था, यानी कि 14 अगस्त को, परंतु उस दिन बारिश हो गई थी, इसीलिए मैच एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। अभ्यास के दौरान जर्मनी की टीम से भारत हार गई थी। यह बात सभी के दिल में चुभ सी रही थी। फिर गीले मैदान पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारत के खिलाड़ी और भी निराश हो गए थे। तभी भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता को एक युक्ति सूझी। वह सभी खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ले गए और उन्होंने तिरंगा झंडा सबके सामने रख दिया और कहा, इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। सभी खिलाड़ियों ने श्रद्धापूर्वक तिरंगे को सलाम किया और वीर सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़े। भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर हॉकी खेली और जर्मनी टीम को 8-1 से हरा दिया। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रखी गई थी। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनाया जाएगा। ब्रैडमैन, कौन नहीं जानता ब्रैडमैन को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के महान खिलाड़ी ब्रैडमैन। 1935 की बात है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। ऑस्ट्रेलिया में ब्रैडमैन और ध्यानचंद जी की मुलाकात हुई। ब्रैडमैन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखा और देखने के बाद कहा कि यह गोल ऐसे करते हैं जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं। यही नहीं, ब्रैडमैन को बाद में पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 28 मैच में कुल 201 गोल दागे हैं। तो उनकी टिप्पणी थी कि यह किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या किसी बल्लेबाज ने बनाए हैं। इतने महान खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जी के बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा हासिल की थी। तो बच्चों, देखा आपने मेजर ध्यानचंद जी कितने बड़े खिलाड़ी थे, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके जन्म तिथि पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, अब मैं अपने विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती बी गायत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को खेलकूद के महत्व को समझाएं कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए खेलकूद भी कितना आवश्यक है। प्राचार्य महोदया।
Good morning, all of you. I extend a warm welcome to all of you to this online session to celebrate National Sports Day. Today, we are celebrating National Sports Day. Every year, we celebrate National Sports Day on 29th August to commemorate the birth anniversary of the legendary Indian hockey player Major Dhyan Chand. This day is celebrated every year to spread awareness about the importance of sports and games among people. On this day, President of India honors eminent sports personalities for their outstanding contribution in the field of sports and games by honoring them with various awards like Khel Ratna Awards, Arjuna Awards, Dronacharya Awards, Dhyan Chand Awards. Today, I start my session by paying respect to the legendary hockey player Major Dhyan Chand, who was instrumental in taking our national game, that is Indian hockey, to greater heights. When we talk about today's topic, that is the importance of sports and games, one question which comes to our mind is why we are stressing sports and games in our education system. What is the need for that? The main reason is when we talk about sports and games, we are actually talking about physical fitness of the children. If children are physically fit, they will be able to excel in all areas of their life and they will achieve more. So, in my opinion, there are three reasons why sports and games should be an integral part of our education system and it should be incorporated in our curriculum. The first and the foremost reason which I feel is sports and games act as a great stress buster. Let us see how. As all of you are aware, we are all stressed out due to the challenging demands in our life. For example, as students, you may be stressed out due to your schoolwork, homework and online learning and the various competitions which are organized either online or offline. And as teachers, I know you are also stressed out due to the targets set by KVS, the different duties and responsibilities assigned to you time and again, and online teaching also. And as a parent, you are also stressed out due to the demands, due to the challenges of your life, due to the challenges in your work. And I feel in the present scenario, some of you may have lost your job also. So you will be finding very difficult to meet the expectations from you. But if we feel we are overstressed and if we go on having stress on ourselves, it will affect our health, both physical as well as mental health, and it will have its repercussions on various fields. So what we are supposed to do? We should take some time from our daily routine. We should take some time out of our daily routine. What I mean to say is that, yes, each one of us are busy, no doubt. But all of us have 24 hours only. So we have to take some time from our daily routine for playing some sort of sports and games. And we have to make it a routine, either in the morning or in the evening when you are getting time. So what will happen after playing games or sports?
Each one of us might have felt that we are feeling rejuvenated, we are feeling fresh, and we will feel more active, which will result in what? We will want to work more and more. So it is not only children, but as elders, we should set example for our children the need to be physically fit. The next and the second reason which I feel that by playing sports and games, it will increase the performance of all of us in all fields. Mostly what happens, parents say, my child do not study, he spends more time in playing, he spends 3-4 hours in playing. So, dear parents, the time spent by your children in playing sports and games is not a waste. It will make them physically fit. It will make them mentally alert, which will help them to achieve more and more. Our children normally feel that, and parents also, they feel that the time spent in playing sports and games is waste. It is not a waste. It is making you physically fit. So, if you are physically fit, what I am trying to say is, it will improve your learning abilities and your performance level. Dear children, you get recess during normal school hours. After having lunch, at least you should spend some time in team games, so that after lunch when you come to the class, you will feel fresh, and whatever the teacher is teaching you, you will understand better. And I hope most of you have felt it also. Dear teachers, you are shouldering a great responsibility on your shoulders. You are molding the future of our children who are the future citizens of our country. You have a great responsibility, and if you are physically fit, your efficiency level will increase and you will guide the children more precisely. So what I am trying to say is, it is not only for children but also for teachers as well as parents. Physical fitness is the need of the hour. Dear parents, you may have challenging situations in the present scenario, but take some time out of your whole day to play some sort of sports and games with your children. I would like to quote a famous saying, all work and no play make Jack a dull boy. We think that this is applicable to our children only. No, it is true for all of us. If we concentrate only on our busy schedule of work and family life, we will be completely stressed out, and after a certain period, we will feel exhausted and our performance level will decrease. You should try this at least from today onwards. Take some time out of your schedule and play some sports and games and see the result. You know, our Honorable Prime Minister PM Narendra Modi has started a campaign, Fit India Run. It has started from 15th August and it will continue up to 2nd October. Why? Why he has thought about such an idea, such a campaign? We as citizens of India should think about it. Our Prime Minister thinks of us. He wants all citizens of India
to be physically fit and mentally healthy. Both physical health and mental health are important. Both are interrelated. So I request on this occasion of National Sports Day to all of you, during this campaign and afterwards also, you should walk, you should jog, or you should run every day so as to achieve the dream of our Honorable Prime Minister to make India physically fit. And I hope you all will join in this campaign of Fit India Run to make it a grand success. Dear friends, the last but not the least, and the most important reason which I feel is playing sports and games prepares you for your life. We are all in the mad race for achieving more and more. We think that education is only for exam purpose. Education prepares you for life. But it needs more components to make it fruitful. So, what happens during this mad race for good grades and high marks? Students forget the importance of sports and games in their life. As teachers and as parents, we know that our schedule is so tight. We find it very difficult to take time out of that busy schedule. But we all have to think over it. Why? If we are not physically fit, what is going to happen? Can we do justice to our children in teaching? Can we do justice to our family? No. So if you become stressed, what will happen? All of us will reach a stage where we will be feeling exhausted and our performance level will decrease. So we also complain our children are not having the values. Who is responsible for that? We are responsible for that. We as elders are responsible for that. Are we not supposed to teach them the values? So, dear parents and teachers, you have to remember, we as elders have the responsibility to inculcate the basic values in our children. And we have forgotten that because of our challenges in our professional life as well as on the personal life. So, we as elders should make efforts to inculcate values in our children. And we will see how sports and games help in this. By playing sports and games, children acquire a lot of values like self-confidence, cooperation, team spirit, decision-making, tolerance, punctuality. It also helps in the development of their brain. If the brain functions properly, then definitely it will affect their performance. So in a nutshell, what I want to convey today is the importance of sports and games on the physical and the mental development of all individuals are incalculable. So why not from today onwards we take care of this aspect of sports and games and work for achieving physical fitness. Dear friends, unless and until the citizens of any country are physically fit,
it cannot perform better, it cannot excel. So our Honorable Prime Minister Narendra Modi has started Atmanirbhar Bharat. I hope all of you are aware of that. But to become an Atmanirbhar Bharat, all citizens of this country should be physically fit. If you are not physically fit, how can you become Atmanirbhar? You have to think over it. Dear friends, we are a part of Kendriya Vidyalaya family, and Kendriya Vidyalaya Sangathan is a prestigious organization in the field of education, and it understands this importance of sports and games. So, various platforms and various opportunities are given to all students as well as teachers to nurture their talents and to excel in various sports and games by providing the necessary infrastructure also. So the Kendriya Vidyalaya children are getting a lot of opportunities to nurture their talents in various sports and games. In the end, I would like to say that you cannot neglect the importance of sports and games in education, in educating a child. So dear friends, I request all of you present here on this occasion of National Sports Day to make sports and games a part and a way of your life. जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने खेलकूद के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी व अभिभावकों को खेल के महत्व अच्छे से समझ आए होंगे और सभी अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों पर भी ध्यान देंगे। धन्यवाद मैडम। प्यारे बच्चों, आजकल हमारे सामने यह समस्या रहती है कि फिट रहने के लिए हम क्या करें, क्या एक्टिविटी करें, डाइट में क्या लें। तो बच्चों, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री प्रवीण कुमार जी को, जो कि फिट रहने के लिए हमेशा नियम से एक्सरसाइज करते हैं और डाइट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। श्री प्रवीण कुमार जी। गुड मॉर्निंग ऑल। विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय व आदरणीय सदस्यगण, आदरणीय प्राचार्य मैम, विद्वान शिक्षक साथियों, आदरणीय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने की, फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स। इसके लिए केवीएस ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम SBSB स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत की शुरुआत की, जिसकी ट्रेनिंग प्रिंसिपल मैम, विशाल सर, मैंने, प्रवीण कुमार मावर व नितिन सर ने की और बाद में हम सब ने इसको सफलतापूर्वक स्कूल में आयोजित कराया। इस SBSB प्रोग्राम में हमने फंडामेंटल मूवमेंट स्किल के बारे में जाना। इसमें 4 टारगेट रखे गए हैं। पहला, लोकोमोटर स्किल्स, मैनिपुलेटिव स्किल्स और बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ के हेल्थ बेनिफिट को जानना और फंडामेंटल मूवमेंट को समझना। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा क्रिएटिव बनना और अपने स्वयं को एक्सप्रेस कर पाना। चौथा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेने की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। लोकोमोटर स्किल्स में हम मूवमेंट से होने वाले फ़ायदों को जानते हैं। इसमें रनिंग, होपिंग, स्किपिंग, डोजिंग, जंपिंग और लैंडिंग जैसी एक्टिविटीज़ आती है। ये हमें फिट तो रखती है, इसके साथ में फुर्तीला भी बनाती है। स्पोर्ट्स व डांस जैसी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाती है।
मैनिपुलेटिव स्किल्स किसी काम को कुशलतापूर्वक करना सिखाती है, जैसे कि गिरती हुई बॉल की स्पीड व ऊंचाई को समझते हुए उसे कैच करने की पोजीशन लेना। इसी तरह बॉल को फेंकते समय सही जगह पर पहुंचाने का अंदाज़ा लगाना। बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स स्टेबिलिटी व बैलेंस को बढ़ाती है, हमारे फोकस को बढ़ाती है, मूवमेंट को कंट्रोल करने में सहायता करती है। इसमें एक टांग पर खड़े होना, बीम पर चलना जैसी एक्टिविटीज़ आती है। इस प्रकार ये सभी स्किल्स हमें मेंटली व फिजिकली फिट रखती है। हमें नियमित रूप से अपना वेट चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए हम बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग भी करते हैं। अचानक से वेट का कम होना या बढ़ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नियमित सिंपल व्यायाम जैसे दौड़ना, उठक बैठक लगाना, पुशअप करना से भी हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए हमें अपने जीवन में योग को अवश्य शामिल करना चाहिए। नियमित 20 मिनट्स की स्ट्रेचिंग व प्राणायाम भी हमारे दिमाग को शांत व मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में योग, व्यायाम व डाइट को नियंत्रित कर लेता है वह तंदुरुस्त व स्वस्थ रहता है। हमेशा कोशिश करें कि ताज़ा व नेचुरल भोजन करें व अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाए रखें। आज हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा मरीज़ देख रहे हैं। ये सभी तनाव भरी लाइफस्टाइल और पैकेज्ड फूड का नतीजा है। आज से 50 साल पहले की बात करें तो हमारे देश में ये बीमारियां बहुत कम थी। लोग नेचुरल शुगर जैसे गुड़, खजूर और शहद का प्रयोग करते थे। इसके बाद हमने चीनी का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़े। इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर और ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां पैदा हुई। आज शक्कर सभी मीठे व्यंजनों और कोल्ड ड्रिंक में यूज़ की जाती है। हमें इसे कम करना है और नेचुरल शुगर रिसोर्स का प्रयोग बढ़ाना है। चाय की पत्तियां दूध में मिलकर ऐसा रसायन बनाती है जो लीवर को ख़राब करती है। हमें चाय को कम कर छाछ, लस्सी, नींबू पानी को अपनाना है। पैकेज फूड में शामिल प्रिजर्वेटिव्स एसिडिटी और दूसरी बीमारियां पैदा करते हैं। इसके लिए कोशिश करें कि ताज़ा भोजन ही लें। सूखे भोजन में हम ड्राई फ्रूट्स, चना, मूंगफली को ले सकते हैं। इंसान भोजन को पकाकर, उबालकर और तलकर खाता है, जिसके उसका पोषक तत्व कम हो जाता है। एक भोजन ऐसा भी है जो इंसान के हाथों में आकर अपना पोषक तत्व बढ़ा देता है, वो है अंकुरित अनाज। इसमें हम चना, मूंग का यूज़ कर सकते हैं। इसे अपने नाश्ते में अवश्य शामिल करें। दिन के भोजन में हम सलाद और दही को अवश्य शामिल करें। रात का भोजन कम से कम करें। ये सभी बातें मैंने आपको डाइट को बेहतर करने के बारे में बताई। अब हम बात करते हैं फिटनेस की। कोशिश करें कि 7 दिन के शेड्यूल में स्पोर्ट्स, एरोबिक एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, डांस और प्राणायाम किसी न किसी दिन ज़रूर शामिल हो। ये सभी मिलके हमारे मसल्स, जॉइंट्स और दिमाग को बेहतर बनाते हैं। इसमें हम रनिंग, पुशअप, उठक बैठक, एक टांग पे खड़े होना, आसन और प्राणायाम को शामिल कर सकते हैं। टीवी और मोबाइल गेम को कम करें और कम ना कर पाएँ तो टाइम लिमिट फिक्स करके इसको कंट्रोल करें। एक्सरसाइज सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं, परंतु सुबह करने पर नियमितता बनी रहती है, क्योंकि इस समय फ़ोन कॉल्स या किसी दूसरे प्रकार का डिस्टर्बेंस होने की संभावना कम रहती है। इसलिए कोशिश करें कि एक्सरसाइज सुबह ही कर लें। इसी आशा के साथ कि आप एक स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास करेंगे, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत, फिट इंडिया। जय हिंद। धन्यवाद प्रवीण सर। आपने जितनी भी बातें विद्यार्थियों को बताई हैं, मुझे विश्वास है कि ये सभी बच्चे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएंगे व हमेशा फिट रहने की कोशिश करेंगे। मैं भी बच्चों की जब ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो बच्चों को बताता हूं, अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं, लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों,
फिट रहने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, न ही आपको महंगे इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत है। आपको बस यह पता होना चाहिए कि बिना जिम के, बिना इक्विपमेंट के आप घर में रहकर भी अपनी फ़िटनेस को बना सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए मैं अपने विद्यालय के 10वीं के छात्र मास्टर अरुण को आमंत्रित करता हूं कि वे बताएं कि इस कोरोना काल में आपने अपने आप को कैसे फिट रखा है और क्या क्या एक्टिविटी आप करते रहे हैं। मास्टर अरुण। A very good morning to respected guests, principal ma'am, teachers and my dear friends. It is an honor to be here virtually with you all today. Let me thank you to principal ma'am and Vishal sir for giving me such a wonderful opportunity to give my feedback on health and fitness at home in this situation of pandemic. My name is Arun Kumar. I am from KVFS Chandinagar and I am a student of class 10. Dear friends, जैसा हम सब जानते हैं कि इस पेंडेमिक के टाइम पे सबको प्रॉब्लम आ रही है, सब अपनी हेल्थ पे ध्यान कम दे पा रहे हैं और काम थोड़ा स्लो हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मन थोड़ा सा बहका बहका सा रहता है, काम नहीं हो पा रहा। तो मैं आप सभी से अपना रूटीन शेयर करूंगा कि किस टाइप से मैंने अपने आप को फिट रखा लॉकडाउन के टाइम पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ की, फिजिकल एक्टिविटीज़ की और जिससे मैं फिट रहा। अब सबसे पहले बात आती है फिजिकल फिटनेस क्या है। तो फिजिकल फिटनेस वही है जिसके अंदर बॉडी बिल्कुल फ्री एक्टिव रहे और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो बॉडी में और हम हेल्दी रहें और कोई भी काम इजीली कर लें। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे किया। मैं मॉर्निंग में रनिंग के जाता हूं और 2 किलोमीटर का एक राउंड लेता हूं रनिंग के लिए और उसके बाद मैं पुशअप्स करता हूं। रनिंग के बाद पुशअप्स करता हूं 20-30 पुशअप्स के बाद मैं सिटअप्स करता हूं और इसके बीच में कुछ 1-2 एक्सरसाइजेस करता हूं। इसके बाद मैं बॉडी को रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाती है और कूल हो जाती है। उसके बाद मैं कुछ योगा करता हूँ। अब क्योंकि मुझे डाइविंग पसंद है तो डाइविंग के टाइम में पानी के अंदर सांस रोकना थोड़ा टफ होता है, तो मैं योगा के आसन करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम से मेरी लंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है और मैं ज़्यादा देर तक पानी के अंदर सांस रोक पाता हूँ, तो इससे मुझे प्रॉफिट होता साफ दिख रहा है कि हाँ मेरी बॉडी को इससे प्रॉफिट हो रहा है। अब बात आती है कि कुछ लोग ये नहीं कर पाते, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो वो अपनी रूफटॉप पे जा सकते हैं, छत पर मतलब, और वहाँ पर एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉक करें और 1-2 योगा के आसन करें जो थोड़े से इजी हो उनके लिए। वो बिल्कुल भी ना करें जिनसे उन्हें ज़्यादा पेन हो रहा है या उन्हें टफ दिख रहा है, वो ना करें। और पेंडेमिक है तो बाहर जाने में प्रॉब्लम, तो आप बाहर ना जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं वो बाहर नहीं जा सकते, तो उसके लिए आप घर पर ही 1-2 एक्सरसाइज करें अच्छी सी और बॉडी को थोड़ा वार्म अप करें। उसके बाद आप एरोबिक्स कर सकते हैं। एरोबिक्स बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग वे है अपनी बॉडी को हीट करने का और एक्सरसाइज करने का। आप थोड़ा सा म्यूज़िक लाउड करके और डांस कर सकते हैं, एरोबिक डांस, जिससे आपकी बॉडी से स्वेट आएगा और आपकी बॉडी हेल्दी होगी। अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज भी करते रहें और जिससे आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए। अब लास्ट में यही कहूँगा कि जैसे मैं अपनी बॉडी के लिए 35 to 40 मिनट्स निकालता हूँ एवरीडे मॉर्निंग में, आप भी निकालें। आपसे यही रिक्वेस्ट कि उस टाइम को आप भी निकालें और डे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करें। वाटर कंज्यूम करेंगे तो बॉडी बिल्कुल हाइड्रेटेड रहेगी और आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद एक्सरसाइजेस करने से मुझे मेरी बॉडी के अंदर बहुत से प्रॉफिट दिखे हैं कि अब मैं और ज़्यादा पुशअप्स कर सकता हूँ, और ज़्यादा सिटअप्स लगा सकता हूँ, और थोड़ा ज़्यादा रन कर सकता हूँ। तो यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा टाइम निकालें और ये सब करें। लास्ट में यही कहूँगा कि कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, अगर आप अपने मन में ठान लें तो सब ईजी है। आप करके देखिए, टाइम निकालिए, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालिए और हेल्दी बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। धन्यवाद अरुण। तो देखा बच्चों आपने, आप भी अरुण की तरह अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसलिए रोज़ सुबह उठना है, रनिंग, एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक्स, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है। प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ एक मेहमान ऑनलाइन जुड़े हैं जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री ऊधम सिंह चाहर, जो कि वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पद पर कार्यरत हैं। मैं श्री ऊधम सिंह चाहर जी से निवेदन करूंगा कि वो विद्यार्थियों को एक प्रेरणादायक संदेश दें
जिससे विद्यार्थी प्रेरित हों और अपने जीवन में सफलता को हासिल करें। श्री उधम सिंह चाहर जी। Jai Hind. Today, I am very much obliged and thankful to Honorable Principal KVFO Station Chandinagar Bagpat. And very thankful to Mr. Vishal Singh, TGT Physical Education, KVFO Station Chandinagar Bagpat, for giving me such a great opportunity to share my views on this very auspicious day of National Sports Day. Thanks to all staff members, viewers, and wonderful students of Kendriya Vidyalaya Sangathan. I am Dr. Udham Singh Chahar, presently working as a Deputy Director of Physical Education and Sports, also as a Chief Secretary and President of Sports Council at Noida International University, Greater Noida. This is an introduction about myself, as I was also an KVN and passed my high school from Kendriya Vidyalaya. Then I went to Army School, then completed my graduation from Agra University. Then I have completed my professional education from LNIP Gwalior, Delhi University, and secured 2 times gold medal in university to being a topper of the university of that batch. After that, I have completed my MPhil, qualified for UGC NET, and completed my D license during my job tenure. Also, I have completed my PhD. As far as my sports career is concerned, I have played many school nationals in many sports. I have played for Inter-University Championship, National University Games, and attended World Combined University also. Being a player, I have also awarded many times for the most prominent player, highest scorer of the tournament, etc. awards. Now, today I am here to speak something about the legendary हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद जी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, 29 अगस्त उनका जन्म दिवस था। वो हमारे देश के बेहतरीन, प्रख्यात और सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, जिनको आज भी उनकी हॉकी की जादूगरी के लिए जाना जाता है। यहाँ छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनके बारे में है, जिससे आप थोड़ा जानें उनके बारे में कि मेजर ध्यानचंद जी कितने महान खिलाड़ी थे। द इंडियन हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद was born in 29th August 1905 in Prayagraj, Uttar Pradesh. His childhood name was Dhyan Singh. He was the greatest Indian hockey player in the world of history of hockey. He was known for his extraordinary goal-scoring feats, in addition to earning 3 Olympic gold medals in 1928, 32, and 1936 during an era where India dominating field hockey. His influence extended beyond these victories, as India won the play field hockey event in 7 out of 8 Olympics from 1928 to 1964. He was serving in Indian Army and playing from Indian Army team. He was also known as the Wizard of the Magician of hockey for his superb ball control. He played internationally from 1926 to 1949. As we know that his birthday is on 29th August, which is celebrated in India as a National Sports Day since 2012. Now, today I would like to say about how to keep yourself fit, motivated during COVID-19. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में कोविड-19 का इतना भयंकर बीमारी हमारे देश में, पूरे विश्व में छाई हुई है, तो हम डिस्कस करेंगे कि हम इस टाइम पे अपने आप को इस दौरान कैसे फिट और मोटिवेटेड रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स बच्चों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए रखे हैं। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही क्रिस्प हैं। आप इसको यूज़ करें तो आप अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड और अच्छा महसूस करेंगे। जैसे जिसमें मेंटल डेवलपमेंट में हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, पर्सनल हाइजीन का, बॉडी वॉश का, अच्छी क्लोथिंग का, अच्छा फूड इनटेक एंड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर कुछ चीज़ें आती हैं रिलेटेड टू बी पॉजिटिव। हमें अच्छा सोचना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सराउंडिंग क्लीन रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। गैजेट्स का हम लोग कम से कम इस्तेमाल करें या उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है, और अपनी रीडिंग हैबिट्स को इंक्रीज़ करें ताकि हम अपने आप को स्टडीज़ में, फिटनेस में अच्छा रख सकें इस लॉकडाउन के दौरान। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज हमें परफॉर्म करते रहना चाहिए, जैसे बच्चे करते भी हैं, आजकल बहुत चलन भी है इन एक्सरसाइजेज का। उनमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप,
पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स, स्किपिंग, स्टेयर्स एटसेट्रा कर सकते हैं। और फिर कुछ प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी की भी एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है, खासकर स्टूडेंट्स को, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए एक्सरसाइजेस के बाद। रेस्ट के साथ साथ आपका रिकवरी टाइम भी होना चाहिए। उसके साथ आप कम से कम 8 घंटे की नींद लें, रेस्ट करें अच्छे से, जल्दी सोएं, जल्दी सुबह उठें, ताकि आपका दिन और भी अच्छा रहे। अब बात करते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स एक वाइटल रोल कैसे अदा करता है, एक सपोर्टिव रोल कैसे अदा करता है स्टडीज़ में बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी विद बॉडी एंड माइंड. Games and sports helps to develop personality in various ways, align physique, improve mental toughness, confident, ability, increase workload capacity, etc. स्टडीज़ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमेशा से हेल्प करते आए हैं बच्चों की, तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारे लिए कैसे और अच्छा बेनिफिट हो सकता है। लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ एन एलिमेंट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्पेशली टीम गेम्स, जो इंक्रीज करते हैं कॉम्बिनेशन, जॉइंट एफर्ट्स एट्सेट्रा। इंडिविजुअल गेम्स हमें पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कंसंट्रेशन, टोटल अटेंशन, एजाइल एक्टिविटीज़। साथ ही साथ all these training, coaching and other lessons learned on the play fields are lessons learned for life that is important of games and sports. तो हम सभी यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें लॉकडाउन के दौरान अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखना है, हमें अपने आप को किस तरह से फिट रखना है, हमें अपने आप को कैसे मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रखना है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी इस कोविड-19 में घर में रहकर अपने आप को फिट रखेंगे और नेशन डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करेंगे फ्यूचर में, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूं प्रिंसिपल मैम का और मिस्टर विशाल सिंह जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया छोटे टिप्स देने के लिए बच्चों को, ताकि वो इस दौरान अपने आप को मोटिवेट रख सकें, फिट रख सकें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उधम सर। आपके इस प्रेरणादायक संदेश से निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी प्रेरित हुए होंगे और वे आपकी हर बात को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। बच्चों, आज का यह कार्यक्रम अंतिम चरण की ओर है। इस कार्यक्रम के बाद कक्षा 5 से कक्षा 12 तक एक क्विज कंपटीशन रखा गया है, जिसका लिंक आपके पास पहुंच गया है। ये कंपटीशन 3 कैटेगरी में होगा, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। आप 2 बजे के बाद इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। क्विज़ की समय सीमा का ध्यान अवश्य रखें, जो कि आपके क्विज़ के क्वेश्चन पेपर पे लिखी होगी। बच्चों, इसी क्रम में हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा है, जिसमें बच्चे खेल के सुंदर सुंदर तस्वीर बनाकर श्री अनीश सर को भेज सकते हैं। आपको किस किस टॉपिक पर पोस्टर बनाने हैं, उसका संदेश भी आपके पास पहुंच चुका है। अंत में मैं अपने विद्यालय की प्राचार्य जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को करने का दायित्व मुझे सौंपा और समय समय पर मुझे दिशा निर्देश देती रहीं कि कार्यक्रम किस तरह आयोजित करना है। मैं श्री प्रवीण कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं श्री उधम सिंह चाहर जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कक्षा 10वीं के अरुण का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने दिनचर्या को अपने बच्चों के साथ बांटा। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ मैं प्राचार्य जी की आज्ञा से इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।